फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सूर्यकांत पुरोहित। आप अस्थि रोग विशेषज्ञ, उसके सर्जन हैं। डॉक्टर पुरोहित, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पुरोहित, बारिश में बहुत सारे लोग कई दफ़े हो सकता है कीचड़ में जा रहे हों, पाँव फिसल गया हो, या घर में फिसलन हो तो फिसल गए हों, बहुत सारे लोगों को चोटें आती है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि बारिश में लोग ज़्यादा चोटग्रस्त होते हैं तो कौन कौन सी इंजरी उन्हें ज़्यादा होती है? बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। बारिश के समय फिसलने से कई तरह के फ्रैक्चर और जो लिगामेंट इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं, जो आजकल हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जैसे जो उम्रदराज महिलाएं हैं वो घर में गिर जाती हैं, तो अगर बारिश में स्लिप होकर गिरे तो उनका हिप फ्रैक्चर हो जाना, कलाई की हड्डी का टूट जाना, या जो स्पाइन की जो वर्टिब्रा होती हैं वो टूट जाती हैं। अगर यंग पेशेंट ऐसा गिरता है तो उसमें जिस तरह की चोटें आती है वो होती है जैसे लिगामेंट टूट जाना, किसी का मेनिस्कस टूट जाना, जो घुटने की गद्दी है वो सब होता है। ये बताएं कि ये ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं आपके पास दुर्घटना से ग्रस्त होकर, क्या इन्हें सर्जरी की ज़रूरत होती है या ये दूसरे किसी भी तरीके से ठीक हो सकते हैं? देखिए, जब भी फ्रैक्चर होता है तो उसके फ्रैक्चर के टाइप के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है या इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मसलन जैसे अगर कूल्हे की हड्डी टूट गई है तो ऑपरेशन मोस्ट लाइकली ऑपरेशन होगा ही उनका। पर जैसे कलाई की हड्डी टूटी है तो कई बार हम उसको थोड़ा सा, जो हमारे पास एक मशीन होती है उसमें देख करके अगर उसको सही जगह बिठा दिया जाए और तो प्लास्टर से भी काम उसमें हो जाता है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि लिगामेंट की चोट है या ऐसा कुछ है, लिगामेंट अगर पूरा टूट गया है तो डेफिनेटली उसका ऑपरेशन होगा। कोई हड्डी टूटना अपने आप में एक दुर्घटना होती है या लिगामेंट में भी कुछ दुर्घटनाएं हो जाए उससे भी नुकसान होता है? और क्या ये लिगामेंट की जो दुर्घटना आप बता रहे हैं, क्या इसमें भी सर्जरी की ज़रूरत होती है या इसमें कोई और उपाय काम में आते हैं? देखिए, जो ये लिगामेंट की जो चोट लगना या लिगामेंट का टूटना जो बीमारी है या जो दुर्घटना में होता है, ये एक अलग विधा है हमारी, है ना। इसमें इसको स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं या स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलते हैं। ये एक ऑर्थोपेडिक्स का पार्ट है और इसके तहत हम लोग जो लिगामेंट टूट जाना या गद्दी का फट जाना, इस तरह की जो चोटें होती हैं उसको हम लोग असेस करते हैं पहले, ऑब्वियसली विद डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन, जैसे एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया। फिर लिगामेंट किस तरह का टूटा है, गद्दी किस तरह से फटी है, उसके आधार पर उस पर निर्णय लिया जाता है कि अगर पार्शियल टियर है तो फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है, बट अगर पूरा टूट गया है, कंप्लीट रप्चर हो गया है, तो फिर उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये कंप्लीट रप्चर हो गया जैसा कि आपने भी हवाला दिया, तो क्या सर्जरी एकमात्र उपाय है और क्या सर्जरी के बाद ये 100% ठीक हो जाता है? देखिए, अगर कोई चीज़ कंप्लीट टूट गई है तो नेचुरल चीज़ को वापस से सही करना हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हम लोग इस फील्ड में हैं। तो अगर कोई लिगामेंट कंप्लीट टूट गया है तो हम पेशेंट की एज और उसकी बाकी कंडीशंस को देखते हुए ये निर्णय लेते हैं कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। अगर हाँ, पेशेंट सर्जरी के लिए फ़िट है, एक्टिव पेशेंट है, डेफिनेटली सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी यूजुअली दूरबीन से होती है जिसमें कोई चीरा वगैरह नहीं लगता है और पेशेंट बहुत अच्छे से रिहेबिलिटेट करके जल्दी ही वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता है। पर हाँ, अगर पेशेंट के साथ कोई कोमोर्बिडिटी है, कोई हाई रिस्क पेशेंट है और कुछ और कार्डियक इशू हैं या कुछ भी दिक्कत है, तो उस केस में सर्जरी नहीं करते यूजुअली हम लोग। डॉक्टर पुरोहित, आपके पास जो भी मरीज़ आते हैं, ख़ासतौर पर कोई छोटी मोटी दुर्घटना से ग्रसित होकर, उसमें क्या महिलाएं ज़्यादा आती हैं या पुरुष ज़्यादा आते हैं या दोनों समान रूप से आते हैं? देखिए महेंद्र जी, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर हम बात करें कि कोई बाइक से गिर गया है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, वैसे केस में ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास मेल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अगर आप पूछेंगे तो उसमें पुरुष ज़्यादा होते हैं। पर ओल्ड एज में घर पे पेशेंट का स्लिप हो जाना या चलते हुए गिर जाना या कुछ भी जो मतलब हाउस होल्ड काम के लिए, तो उसमें फीमेल का प्रोपोर्शन मेल से ज़्यादा होता है। अब आप ये बताएं कि ओल्ड एज की बात करें, यदि कोई व्यक्ति 45 साल 50 साल से ऊपर है, महिला और या पुरुष दोनों में से जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, तो अगर दुर्घटना हुई है, लिगामेंट का वियर एंड टियर है या फ्रैक्चर हो गया है, तो क्या ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा गंभीर होती है या पुरुषों में ज़्यादा गंभीर होती है या दोनों में समान रूप से होती है? पहली बात तो ये कि हम हमारी मेडिकल फील्ड में ओल्ड 60 साल के ऊपर बोलते हैं। 60 से नीचे हम लोग सबको जवान मानते हैं, वो एडल्ट पॉपुलेशन है। 60 के ऊपर हम उनको एल्डरली मानते हैं।
सो हाँ, अगर लिगामेंट इंजरी का प्रोपोर्शन देखा जाए तो यूजुअली फीमेल में ज़्यादा होता है अगर उनको सेम अमाउंट ऑफ इंजरी हुआ। हाँ, अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स की अगर आप मुझसे बात करेंगे कि एक महीने में अगर 100 पेशेंट देखें तो 100 में से 70 भले मेल होंगे, पर अगर पेशेंट समान मात्रा में गिरे, जैसे 50 मेल गिरे और 50 फीमेल गिरे, तो लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा महिलाओं में रहेंगे। इसका क्या कारण है? इसका बेसिकली उनकी जो बोनी स्ट्रक्चर होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे घुटने का जो लिगामेंट है वो एक नोच बनी होती है घुटने के अंदर, उसमें होता है, तो वो नोच महिलाओं में सक्रिय होती है पुरुषों की तुलना में। तो इसलिए फीमेल प्लेयर जब भी गिरता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी उस लिगामेंट के टूटने की मेल प्लेयर के कंपेयर में ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर पुरोहित कि भोजन और उसके साथ साथ हो सकता है कैल्शियम की कमी या माहवारी का जाना, इनका भी फ़र्क कहीं न कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य या इंजरी पर, ख़ास तौर पर बोन की इंजरी या लिगामेंट की इंजरी पर पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं समय के साथ, उसका हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, इंक्लूडिंग हमारा जो बोन्स हैं या लिगामेंट्स हैं उन पर भी पड़ता है। सो जिस तरह से मेनोपॉज के अराउंड पेशेंट आता है फीमेल पेशेंट, तो वैस उस केस में उनका जो हड्डी का जो ताकत होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और पेशेंट, हम उसको फिर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ आपने जैसा बताया हार्मोनल चेंजेस के कारण। डॉक्टर पुरोहित, बहुत सारे बुजुर्ग लोग चलते समय स्टिक का या कोई किसी साधन का या सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे बुजुर्ग लोगों में घुटनों की या पाँव की समस्याएं भी होती हैं। क्या ऐसे लोग गिरें या उनको चोट लग जाए उसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं? और ऐसे लोगों को अगर क्या चोट लग जाए तो क्या वो ज़्यादा गंभीर होती है? बिल्कुल। देखिए, पहला तो मेरा सजेशन ये है कि एक सर्टेन एज के बाद पेशेंट खुद को ही लग जाता है कि मुझे एक सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है कई बार, लेकिन उसमें जैसा हिंदुस्तान में बड़ा कॉमन है मेल ईगो। पेशेंट भले ही एज में आ जाए लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मैं स्टिक नहीं लूँगा या मैं सपोर्ट नहीं लूँगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको सपोर्ट या स्टिक अपने साथ रखनी चाहिए अगर ऐसा लगता है तो। दूसरा, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इस एज में है, काफ़ी उम्रदराज पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट अगर गिरते हैं तो उनमें अगर माइनर ट्रॉमा भी होता है उस पर भी उनको फ्रैक्चर बड़ा होता है, क्योंकि हड्डी उनकी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है बनिस्बत जो नॉर्मली यंग पेशेंट है। तो यंग पेशेंट के कंपेयर में अगर ओल्ड पेशेंट गिरेगा तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। बारिश के मौसम में बहुत सारे लोग गिरकर आपके पास आते होंगे और गिरकर संभलना चाहते होंगे। बताएं कि ये दुर्घटनाएं जो आपके पास ज़्यादातर आती हैं, ये कौन कौन सी ज़्यादा होती है? क्या बाथरूम में गिरने की ज़्यादा होती है, या घर में गीला फर्श है उससे ज़्यादा होती है, या फिर ये कहीं बाहर निकले और सड़क पर फिसल गए उसकी ज़्यादा होती है? किस तरह की दुर्घटना इस मौसम में ज़्यादा होती है? देखिए, नॉर्मली बारिश के मौसम में जो यंग क्राउड होता है, जो हमारे जो नौजवान युवक युवतियाँ होती हैं, वो इस मौसम में बाहर एंजॉय करने, घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। उस समय वो जो पेशेंट तो जाना ही जाना है। हाँ, जाना ही जाना है, कितनी बारिश हो, ज़्यादा बारिश होगी ज़्यादा लोग जाएंगे। तो यंग पॉपुलेशन में जो इंजरीज होगी वो डेफिनेटली वहाँ पे बाइक स्लिप हो गई, बाइक स्किड कर गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वो पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा आती है। और जैसा मैंने पहले बताया, ओल्ड पेशेंट यूजुअली दे डोंट प्रेफर टू गो आउटसाइड, सो उन पेशेंट्स में यूजुअली घर में जो नॉर्मली या घर के आसपास गिरने से जो फ्रैक्चर होता है वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। डॉक्टर पुरोहित, अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लोग गिरे ही ना, ताकि संभलने की ज़रूरत न पड़े, क्या क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछा है कि पेशेंट गिरे नहीं। पहला तो ये कि मेरा ये सजेशन है कि बाइक जब आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें। दूसरा, और हेलमेट बहुत ज़रूरी है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो आप ये मान के चलिए 100 में से 99.99% चांस ऐसे रहते हैं कि पेशेंट बैक टू नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर हेड इंजरी पेशेंट को हो गया तो पेशेंट में कुछ ना कुछ तकलीफ रह सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रहती है, पर हाँ, रह सकती है। तो सबसे पहले हेलमेट पहने, पूरे ट्रैफिक नियम को फॉलो करें,
बहुत स्टंटबाजी नहीं करें, बाइक को स्किड बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि उस चक्कर में आप तो गिरेंगे, आप अपने साथ में आसपास कई लोगों को लेके गिरते हैं, जो कि एक दुखद घटना है। और दूसरा सवाल जो आपका था, अपने आसपास जो बुज़ुर्ग लोग जो पानी भरने की वजह से गिर जाते हैं, उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो बारिश में अगर बाहर काम है, जाना है, तो विद सपोर्ट जाएं। कोई अपना स्टिक अपने पास रखें या वॉकर से जैसे वॉक करते तो वैसे थोड़ा एहतियात रखें। डॉक्टर पुरोहित, कुछ बातें भोजन की और पानी की भी कर लें। बताएं कि क्या खान पान, ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग दूध सुझाते हैं और कैल्शियम और कई चीज़ें सुझाते हैं, पालक भी कई लोग, आप खाएं ना खाएं, बताएं कि क्या अच्छा खान पान या स्वस्थ खान पान या वो खान पान जो आप सुझाएंगे, उससे क्या हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है या रहने की संभावनाएं बनती हैं? बिल्कुल, देखिए, जो हम खाते हैं उसका हमारी हड्डियों, हमारे मांसपेशियों और हमारे लिगामेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हर किसी को पता है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में होता है, लेकिन जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं, कई पेशेंट्स दे डोंट लाइक मिल्क, दूध उनको इतना पसंद नहीं होता, कुछ लोगों के मिल्क एलर्जी भी होती है। सो ऐसे पेशेंट जिनको दूध पसंद नहीं होता, वो पेशेंट्स मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, है ना। ये सब चीज़ें पेशेंट अगर लेता है तो उससे उस कैल्शियम की आपूर्ति पूरी तरह से हो जाती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अलावा जो लोग एग खाते हैं, अंडा, उनको अंडा खाना चाहिए, पर मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा जो अंडा खाते हैं। जो नहीं खाते हैं उनको अंडा खाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, फ्रूट्स, कई तरह के ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनमें कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डेट्स, जिसको अपन खजूर बोलते हैं। खजूर जो होता है उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, तभी हम हमारे अपने आसपास आपने देखा होगा लोग सर्दियों में दूध के अंदर डाल के खजूर उबाल के खाते हैं। तो इंडियन ट्रेडिशन इज़ फुल ऑफ साइंस। इंडिया में जो कुछ होता है ना, वो साइंस से परे नहीं है। हमारे जो पहले पूर्वज थे उनको पता था कि इसको क्या खाना चाहिए। तो दूध के साथ अगर खजूर जो रोज़ खाता है, उसकी हड्डियाँ और मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। डॉक्टर पुरोहित, अब ये बताएं कि वे मरीज़ जो आपके पास दुर्घटनाग्रस्त होकर आते हैं, उनके लिए क्या क्या ख़ास सर्जरियाँ जो आपको करनी पड़ती हैं? यूजुअली सर, जो फ्रैक्चर पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो फ्रैक्चर पेशेंट्स को तो हम लोग वापस से नॉर्मल करने के लिए, फिक्स करने के जो हमारे पास अलग अलग तरह की प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं, जैसे नेलिंग हो गया, प्लेटिंग हो गया एंड ऑल। कई पेशेंट्स में ऐसे भी आते हैं जैसे फ्रैक्चर, अगर नेक ऑफ फीमर, जैसे कूल्हे का गोला टूट गया तो उसको फिर चेंज करना होता है। और जो लिगामेंट मेनिस्कस या जो गद्दियों का टूटना जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, वैसे उनके लिए फिर हमारे पास दूरबीन से उपाय संभव है, जिसमें कि हम लोग दूरबीन से अंदर जा करके लिगामेंट को वापस से रिपेयर करके नया बना देते हैं। और रिप्लेसमेंट, आजकल बहुत सारे रिप्लेसमेंट चलते हैं, ख़ास तौर पर नी रिप्लेसमेंट, ये कितने ज़रूरी होते हैं और क्या करवाने ही चाहिए? देखिए, नी रिप्लेसमेंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। मतलब अगर वर्ल्ड वाइड आप देखा जाए तो मोतियाबिंद के बाद शायद सबसे ज़्यादा होने वाली सर्जरी नी रिप्लेसमेंट है। सो नी रिप्लेसमेंट हर पेशेंट में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और पेशेंट की का अपीयरेंस, उसकी जो रहने सहने की कंडीशन है, उसको देखते ही वो ही हम लोग नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन पेशेंट को ऑफर करते हैं। वो भी एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो, क्योंकि देर आर ग्रेड्स, वहाँ अलग अलग तरह की ग्रेड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर स्टार्टिंग ग्रेड से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। ये ग्रेड व्यक्ति को कैसे पता चले, खासतौर पर मरीज़ को? नहीं, पेशेंट को पता नहीं चलता है ग्रेड्स का। पेशेंट्स को जो नॉर्मली लक्षण जब आते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं, वो लक्षण मैं बताता हूँ आपको। जैसे पेशेंट सुबह उठता है, उसको जोड़ों में अकड़न लगती है, उसको लगता है कि मेरे घुटनों में जाम हो गए, थोड़ा मैं चलूँगा फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। घुटनों में सूजन आ जाना, बार बार थोड़ा चलते हैं सूजन आ जाती है। घुटने नॉर्मल अपीयरेंस से थोड़े टेढ़े हो गए हैं, घुटने के अंदर से आवाज़ आ रही है, इस तरह के सिम्टम होते हैं, तब पेशेंट यूजुअली हमारे पास आता है। फिर हम उसका एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट अभी इस ग्रेड में है। अगर इनिशियल ग्रेड है, आपको फिजियोथेरेपी लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ परहेज करने, ठीक हो जाएंगे। एडवांस स्टेज है, डेफिनेटली आपको सर्जरी में जाना पड़ेगा।
ये सर्जरी क्या 100% सफल होती है? देखिए, सर्जरी जो होता है सर, सर्जरी कभी भी, कोई भी सर्जरी 100% नहीं होती है। सर्जरी के अपने खुद के एक रिस्क्स हैं, है ना। सर्जरी को कभी भी इतना लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए कि चाहे सामने वाला आपको कमिट कर दे कि 101%, 100% नाम की कोई चीज़ सर्जरी में कभी नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें सर्जन के हाथ में ही नहीं होती है, तो हाउ कैन सर्जन गारंटी। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर इंडिकेशन के साथ और जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए सर्जरी की जाए तो डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 98% अपन मान सकते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं एंड दे यूजुअली डोंट कंप्लेन। मेवात अंचल में एक कहावत है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरे घुटने दीदे सलामत रहे, यानी ये आशीर्वाद दिया करते हैं, यानी आंखें और घुटने सलामत है तो बुढ़ापा आपका सही सलामत निकल जाता है। तो आंखें की बात किसी और से करेंगे, लेकिन ये घुटने सही सलामत रहे, इसके लिए आप जाते जाते क्या सुझाव देंगे? देखिए, घुटना सही रहे इसके लिए सबसे पहले आपका वेट नियंत्रित रहना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है, उसका मतलब उसको यंग एज में से लग जाता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो उनको उसी समय से वेट पे कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, वेट के बाद में आती है एक्सरसाइजेस। आप जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम को आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, ठीक है, कि आपको नियमित इतना वॉक करना है, इतना ऐसे करना है, वो एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, जो भी प्राणायाम करना है वो आपको करना ही है, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। तीसरा मेरा ये सुझाव है कि एक समय के बाद जब हमारा घुटना इनिशियल ग्रेड में ख़राब हो गया, मान लीजिए फर्स्ट या ग्रेड या सेकंड ग्रेड ख़राब हो गया, तो आपके डॉक्टर ने आपको बोलना होगा कि भाई आपका घुटना ख़राब हो रहा है। उस समय के बाद से ही आपको ज़मीन पे बैठना बंद कर देना है, जबकि हम ज़मीन पर बड़े प्रेम से बैठते हैं जी। और लास्ट, फूड, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, खाना, जो हमारा आहार है वो एकदम संतुलित होना चाहिए एक एज के बाद एटलीस्ट। सो उस खाने की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपकी मांसपेशियां स्ट्रोंग रहेंगी और आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे। बारिश के मौसम में हमारी हड्डियां स्वस्थ रहें, हम दुर्घटनाग्रस्त न हो। बतौर अस्थि रोग विशेषज्ञ जाते जाते उदयपुर वासियों को संक्षेप में क्या सलाह देंगे? देखिए, उदयपुर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे बारिश जब भी होती है, यहाँ पूरा उदयपुर हमारा अच्छे से भर जाता है। सब लोग, इतना बाहर से लोग आते हैं, तो उदयपुर वासियों को सबसे पहले तो ये मेरा सजेशन है कि आप जो मैंने बताया, आप पूरे डिसिप्लिन के साथ व्यवहार करें। अपने बाइक राइडर्स, अपने जो अपने घर में यंगस्टर्स हैं, उनको अच्छे से सलाह दें कि भाई बाइक का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, व्यायाम को अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, और थोड़ी भी तकलीफ लगे तो आप अपने नियरेस्ट जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको मिलें। डॉक्टर सूर्यकांत पुरोहित, आपका हृदय से आभार।